आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में 70 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आज तक पिज्जा नहीं खाया। जिस देश की आधे से भी ज्यादा जनता के पास पिज्जा खरीदने का पैसा तक नहीं है, उस देश को हम कैसे महान कह सकते हैं? मेरा भारत महान कहने वाले लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं इंडिया की एक ऐसी डार्क साइड आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपके पैरों नीचे से जमीन खिसकने वाली है। देश के नेता अपने स्वार्थ के चक्कर में जबरदस्ती लोगों के हाथों में तिरंगा देख के उनसे कहलाया जाता है कि हमारा देश महान है, और लोगों को एक ऐसा तर्क दिया जाता है जिसका आज की लाइफ में ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारा देश भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पे देवताओं ने अवतार लिया था। हालांकि ये बातें भी सारी झूठी है कि सारे देवताओं ने भारत में ही अवतार लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की भावनाओं से खेला जाता है और जबरदस्ती हाथों में झंडा दिया जाता है और कहलाया जाता है कि देखो हमारा देश महान इतना है कि हमारे देश के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हो। देश के बारे में एक ऐसी छवि बना दी गई है कि लोगों को लगता है कि बस जो कुछ भी है हमारे इंडिया में ही है, इंडिया इज ग्रेट। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी। चलिए मैं आपको इंडिया की एक ऐसी डार्क साइड दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आप यकीनन ये मान लोगे कि वाकई हमारा देश महान है कि नहीं है। तो चलिए जरा देखते कि हमारा भारत कितना महान है। पिछले 11 सालों में 25 लाख इंडियन यानी 25 लाख भारतीय लोगों ने भारत की पूरी तरह से नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों में जाके हमेशा के लिए बस गए। आपको ये जान के हैरानी हो सकती है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान जैसे देश की भी नागरिकता ली है, ईरान में भी जाके लोग बसे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश की नागरिकता भी ली है। इन 25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी है, ये जान के आपके होश उड़ने वाले हैं। जरा बने रहिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो जरा एक नजर डाल लेते हैं ये 25 लाख लोग होते कितने हैं। 11 साल के 132 महीने होते हैं, 25 लाख को डिवाइडेड बाय 132, तो हर महीने लगभग 18,939 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 18,939 लोगों से लगभग एक क्रिकेट का स्टेडियम पूरी तरह से भर जाता है। और आप उस स्टेडियम के बीच में खड़े हो, अचानक ये पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो जाए और सारी जनता गायब हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। और ऐसा मंजर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पिछले 11 सालों से हर महीने होता आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इतने सारे लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के कौन से देश की नागरिकता ली है। हालांकि इसमें कोई एक देश शामिल नहीं है, एक एक करके मैं आपको कंट्रीज के नाम बताता हूँ और वहाँ पे जनसंख्या भी बताता हूँ कितने लोगों ने कौन से देश की नागरिकता ली। और आखिरकार भारत में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहां पे 9 लाख लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली। और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जहां पे 5 लाख लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 2,55,000 लोगों ने नागरिकता ली। चौथे नंबर पर आता है ब्रिटेन, 1,30,000 लोगों ने ब्रिटेन की नागरिकता ली। इसके बाद छोटी
छोटी कंट्री बहुत सारी है, जैसे पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, जाम्बिया, पेरू, दुबई और इसमें शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। पाकिस्तान की नागरिकता लेने वालों की संख्या है 255 और वहीं चीन की बात करें तो 80 लोगों ने चीन की नागरिकता भी ली है। और आपको तो शायद पता ही होगा, हाल ही में सुर्खियों में आ रहा है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा के लिए दुबई रहने जा रहे हैं भारत की नागरिकता छोड़ के। और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी पहले से ही दुबई के पाम जुमेरा में अपना शानदार विला खरीद के बैठे, ये कभी भी भारत की नागरिकता छोड़ के दुबई जा सकते हैं। और इस बंदे को तो आप जानते ही हो, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती अक्षय कुमार। ज्यादातर लोग इनको इंडियन समझते हैं कि ये एक भारत के नागरिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये भारत के नागरिक नहीं है, ये एक कैनेडियन नागरिक है। इनके पास भारत की कोई सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ तक कि इनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, वोटर आईडी भी भारत की इनके पास नहीं है। और जब भी कनाडा में चुनाव होते हैं तो ये यहाँ से कनाडा जाते हैं अपना वोट डालने के लिए कैनेडियन सरकार के लिए। हालांकि ये जन्म से कैनेडियन नहीं थे, जन्म से ये भारतीय थे, लेकिन 1990 के दशक में लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब इन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया और किसी न किसी बिजनेस में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन भारत में इनको कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई बिजनेस की। इसके चक्कर में इन्होंने कनाडा में अप्लाई किया और खुशकिस्मती से इनको कनाडा का वीजा मिल गया था और कुछ दिनों बाद इनको कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। और जैसे ही कनाडा की नागरिकता मिली, इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद लगातार इनकी फिल्में हिट होती गई और फिर से इन्होंने दोबारा बॉलीवुड ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। लेकिन अक्षय कुमार ने वापस कभी भी भारत की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई नहीं किया। भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी अगर विदेशी भारत में रहना चाहता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए वीजा मिल सकता है और अक्षय कुमार भी लाइफ टाइम वीजा पर ही इंडिया में रह रहे हैं। और लाइफ टाइम वीजा पे रहने वालों के लिए यहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं है और एग्रीकल्चर की जमीन वो लोग यहाँ पर नहीं खरीद सकते। ये दो अधिकार केवल उन लोगों को है जो भारत के नागरिक है। ये तो केवल मिडिल क्लास लोगों की लिस्ट थी। पिछले 5 सालों में 6200 करोड़पति लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ली। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने पहले ही दूसरे देशों में बहुत सारी अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रखी है। जब भी भारत क्राइसिस में आएगा, ये अपने बोरिया बिस्तर समेट कर हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं, इतने अमीर लोग भी भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है, अगर आप साल के 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और ये सरकार का कहना है, हालांकि ये हकीकत बिल्कुल नहीं है। हकीकत तो ये है कि अगर आप साल के 5,000 रुपए भी कमा रहे हो तो उसके ऊपर भी कम से कम आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को आप भी जानते हो कि कोई भी इंसान पैसे कमाता है तो अपनी घर में तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, वो घर चलाने के लिए, घर में राशन पानी खरीदने के लिए ही पैसे कमाता है। और जैसे घरेलू अगर कोई आप खाने पीने की चीजें खरीद रहे हो तो उसके ऊपर सरकार की ओर से 5% टैक्स लागू होता है। और अगर आप घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने लिए खरीद रहे हो तो उसके ऊपर 18 से 20% टैक्स लागू होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे फ्रिज, पंखा, टीवी, मोबाइल या कोई भी गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो तो 20% टैक्स आपको भरना ही पड़ता है। इसे सिंपल भाषा में समझने के लिए आप एक मोबाइल ले लीजिए। अगर आप किसी मोबाइल की दुकान से 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो तो एक्चुअल में उसकी कीमत 16,000 रुपए होती है और 4,000 रुपए आपको टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। अब आप भी सोच के देखिए कि ये 20,000 रुपए आपके पास कहाँ से आए थे। बिना कमाए, बिना इनकम के तो कोई आपको 20,000 रुपए देगा नहीं। तो सरकार का कहना है कि आपके ऊपर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर 20,000 रुपए पे 20% का टैक्स किस बात का लिया। सरकार का कहना है कि हम आपके 5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आप इन 5 लाख रुपए से मार्केट से कोई ना कोई चीज तो खरीदोगे तो चिंता मत करो, हम आपके ऊपर 20% टैक्स लागू करेंगे। यानी सीधा सीधा आपसे 20% टैक्स की वसूली की जाएगी। इतना ही नहीं, ये तो केवल छोटी मोटी चीजों की बात हो रही है। अगर आप कोई कार लेते हो तो सोच भी नहीं सकते हो आपके ऊपर कितना टैक्स लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, महिंद्रा स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल की कीमत होती है 15 लाख रुपए, लेकिन इसमें 28% जीएसटी ऐड करने के बाद ये हो जाती है 21 लाख रुपए की। एक स्कॉर्पियो कार पर आपसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए जाते हैं। इसमें शामिल होता है इंश्योरेंस टैक्स, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन टैक्स प्लस रोड टैक्स। रोड टैक्स आपको देना पड़ता है कार की कीमत के हिसाब से 8% का। अगर आपने कार खरीदने के लिए 21 लाख रुपए दिए हैं तो सीधा सीधा रोड टैक्स उसका बनता है 1,70,000 रुपए, जो कि आपसे कार खरीदते समय ही ले लिया जाता है। और रोड टैक्स का मतलब ये होता है कि अब आप इस कार को सरकार के बनाए हुए किसी भी रोड पे चला सकते हो। अब ये बात समझ में नहीं आती है, जब रोड टैक्स कार खरीदते समय ही सरकार ने हमसे वसूल कर लिए तो ये जगह जगह पर टोल टैक्स और किस बात के लगाए गए हैं। रोड पे अगर आपको कोई फॉर्च्यूनर चलती हुई दिखे तो ये समझ लेना उस इंसान ने एक गाड़ी नहीं ली है, 2 फॉर्च्यूनर ली है, एक खुद के लिए जो वो चला रहा है, दूसरी निर्मला सीतारमण के लिए। तो निर्मला सीतारमण के पास कैसे पहुंचती है फॉर्च्यूनर? मैं आपको बताता हूँ। आज डेट में फॉर्च्यूनर कितने की आती है? करीबन 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए की अगर आपको फॉर्च्यूनर लेनी है तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए की इनकम करनी होगी, जिसपे 30-40% आप टैक्स दोगे, तब आपके पास 60 लाख रुपए बचेंगे जब आप जाके फॉर्च्यूनर लोगे। तो 40 लाख रुपए आपने ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है। अब 60 लाख रुपए आपके पास आ गए, आप शोरूम में गए, गाड़ी लेके आ गए, 60 लाख रुपए पे करें, इसमें भी 20 लाख रुपए निर्मला सीतारमण को जाएंगे इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब 60 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए 60 लाख रुपए आपने ऑलरेडी दे दिए हैं और अभी गाड़ी आपकी बाहर नहीं निकली है। लेट से आप इसे 2 लाख किलोमीटर चलाते हो, 20 लाख रुपए का तेल उस गाड़ी के अंदर पड़ेगा। आपको क्या लगता है पेट्रोल पे कितना टैक्स होगा? होगा पॉपकॉर्न के जितना, 18% के आसपास। आज की डेट में पेट्रोल पे 70% टैक्स है। मतलब 20 लाख के तेल में 14 लाख रुपए आप फिर से गवर्नमेंट को दे दोगे। तो इन टोटल यू विल पे 74 लाख रुपीज ऑफ टैक्स अगर कोई फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है। मतलब समझ लो कितना अमीर